सकता है, 4 टाइम्स हो सकता है, 5 टाइम हो सकता है। इंटीग्रल मल्टीपल कभी भी किसी भी बॉडी का चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज का 2.5 गुना नहीं हो सकता। ठीक है, तुम्हारे लाइफ में हाफ का कॉन्सेप्ट है ना, हाफ का कॉन्सेप्ट नहीं होता है क्वांटाइज, फुल का कॉन्सेप्ट होगा। फुल, डबल, ट्रिपल क्या होगा, 5 टाइम, 4 टाइम ऐसा हो सकता है, 4.5 टाइम नहीं होगा। ठीक है, फिक्स वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अब फिक्स वैल्यू कुछ भी ले लो, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का फिक्स वैल्यू कितनी है भाई, 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना, -90, इसका इंटीग्रल मल्टीपल। तो क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट में ही बोहर का मॉडल है। चलिए, तो इस बात को हम लोग पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ चीज पढ़ा भी था। क्या क्या पढ़ा था बोहर के मॉडल में, कोई बच्चा बताएगा? बुक कॉपी को देख करके, किताब को देख करके, कॉपी जो था तुम्हारे पास जिसमें कुछ लिखा था उसको देख करके बताओ कोई बच्चा। क्या क्या था, पहला बताओ कोई बच्चा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, ऑर्बिट है, सेल है, और ये ऑर्बिट और सेल क्या है बताओ, उसकी एनर्जी फिक्स है, जिसको हम लोग ऑर्बिट एनर्जी लेवल या एनर्जी स्टेट या स्टेशनरी स्टेट बोले थे। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। चेंज जो होगा वो एनर्जी जब एब्जॉर्ब या इमिट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट पे जाएगा। एनर्जी डज नॉट टेक प्लेस और कंटिन्यूअस मैनर में एनर्जी कभी भी इमिट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या हो गया, एक न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट था कि अगर बोहर के मॉडल के अनुसार एंगुलर मोमेंटम जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा इस कांस्टेंट का। कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, h बटे में 2 पाई, नहीं h बटे में 2 पाई। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये क्वांटाइज्ड की बात होती है। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल कोई चीज है तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। इस बात की चर्चा यहां हम लोगों ने लिख लिया था। ठीक है, अगर हमारी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, पिछली क्लास में हमने ये न्यूक्लियस बनाई होगी और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे, तो इस इलेक्ट्रॉन्स के बाद जो सर्कुलर पाथ पर घूमते हैं इसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एमवीआर। एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास, वी क्या है उसकी वेलोसिटी, और आर क्या है इस सर्कुलर पाथ का रेडियस। तो यहां पर n की वैल्यू 2 होगी क्योंकि सेकंड सेल है। n की वैल्यू इसके लिए क्या होगा भाई, 1 होगा अगर ये फर्स्ट सेल है। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, यहां भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। तो एंगुलर मोमेंटम mvr जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h बटे में किसका, ठीक है, ये उन्होंने बताया, किसने, बोहर ने। फिर कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी स्टेट से इस एनर्जी स्टेट में जाता है तो इस एनर्जी स्टेट का कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, इस एनर्जी स्टेट का भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगा। ये E1 एनर्जी, ये E2 एनर्जी। एनर्जी का चेंज जो होगा उसको डेल्टा ई लिखेंगे। और एनर्जी किसके बराबर होता है, h फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगा भाई, चेंज ऑफ एनर्जी इज डिवाइडेड बाय क्या, यानी आप एनर्जी के चेंज को h से डिवाइड कर दोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी स्टेट से इस एनर्जी में स्टेट में जाएगा उसकी क्या निकल जाएगी बताओ, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। फ्रीक्वेंसी निकलेगा तो आप रेडिएशन है, रेडिएशन की स्पीड क्या होगी c, और c को हम लिखते थे लैम्डा इनटू क्या, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी पता चल गया तो c बाय लैम्डा, या लैम्डा निकालना हो तो c को किससे डिवाइड कर देंगे बताओ, फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे। ये सब कुछ फार्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। यहां तक हम लोगों ने लिख भी लिया था। और ये जो फ्रीक्वेंसी होगी एक्सप्रेशन पर कॉमनली नोन है बोहर फ्रीक्वेंसी रूल। ये फ्रीक्वेंसी रूल है और ये एंगुलर मोमेंटम वाला ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। चलिए भाई, एक दो बातचीत और। ये बात आप 11th में पढ़े होंगे। क्या पढ़े हो भाई, कि स्टेशनरी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
जो न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारी न्यूक्लियस हो गई, ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया। क्या बोलते हैं उसको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, बोलते हैं ना प्रिंसिपल क्वांटम। ये पहला क्वांटम नंबर, ये दूसरा क्वांटम नंबर, यहाँ तीसरा है, और ये n से रिप्रेजेंट होता है। n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। इस तरीके से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ सकता है। रेडियस जो हो गई, रेडियस का फॉर्मूला आपको लिखा गया Rn बराबर, लिखिए सही बच्चे, A0n²। हाइड्रोजन एटम के लिए ऐसा लिखा जाता है A0n², और A0 की वैल्यू कितनी होगी? 52.9। A स्क्वायर क्या होगा? पिकोमीटर। और एनर्जी का जो फॉर्मूला बन गया, En बराबर हो गया -2.18 इंटू 10 टू द पावर कितना? -18 बाय में n² जूल। ये सब फॉर्मूला हाइड्रोजन एटम के लिए होगा। इस फॉर्मूले को हम बदल सकते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। हाइड्रोजन लाइक एटम कौन होगा भाई? हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन्स है, यानी एक इलेक्ट्रॉन्स वाले हाइड्रोजन एटम के लिए ये दो फार्मूला, एनर्जी का और किसका? रेडियस का। 52.9 A²। A² नहीं होगा यार, n², ये गलत लिखा गया। क्या होगा ये? n²। और n की वैल्यू यहां पर क्या आएगी बताओ? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। अब जैसे हमने लिख दिया हीलियम, और हीलियम पर हमने एक पॉजिटिव चार्ज डाल दिया। थोड़ा समझ लेंगे हम लोग सही बच्चे। हीलियम पर हमने एक पॉजिटिव चार्ज दिया। हीलियम में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या कर दिया? निकाल दिया, तो हाइड्रोजन जैसा हो गया नहीं। बट हीलियम का न्यूक्लियस वो 2 प्रोटॉन का न्यूक्लियस है, तो हीलियम का ये न्यूक्लियस हो गया, और हीलियम में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। हीलियम का एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, हीलियम का एक इलेक्ट्रॉन ऐसे। इस इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें एनर्जी का फॉर्मूला बदलना पड़ेगा हीलियम जैसे एटम के लिए। तो ये हाइड्रोजन जैसा है, बट इसकी एनर्जी का फॉर्मूला बदलेगा। कैसे बदलेंगे? मतलब एनर्जी, ये अब पहले इसमें हाइड्रोजन के केस में कितना इसमें प्रोटॉन था? एक प्रोटॉन था। तो न्यूक्लियस से ये वाला इलेक्ट्रॉन्स अंदर की ओर क्या रहा? खींच रहा। अब मान लो इसमें अब हीलियम के लिए 2 प्रोटॉन बन गया, तो खींचने की अंदर ताकत क्या हो गई? बढ़ गई कि घट गई? बढ़ गई, यानी एनर्जी बढ़ गई। क्या फॉर्मूला बनाएंगे भाई? तो एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला बनेगा, En लिखेंगे। En बराबर -2.18 इंटू में 10 टू दी पावर माइनस कितना लिखेगा बताओ? 18। n² तो लिखेंगे, और इसको z से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 1 मिनट स्टूडेंट्स, z से मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड होगा? 1 मिनट। z² से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी बच्चा पटे, z² से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने क्या किया है? z² से मल्टीप्लाई कर देंगे। याद कर लो इसको, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। और अगर रेडियस की बात करेगा, रेडियस Rn की बात करेगा, तो 52.9 n² को डिवाइड कर देंगे किससे? z से। एटम के लिए एक फॉर्मूला लिखेंगे। पता है यहां पर निगेटिव वैल्यू बड़ी हुई कि छोटी हुई? इस केस में निगेटिव वैल्यू बड़ी, z² से मल्टीप्लाई हुआ, निगेटिव वैल्यू बड़ी हुई कि छोटी हुई? जोर से बोलो यार, सुनाई नहीं दे रहा मेरे।
अरे जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई होने के कारण ये पूरी नेगेटिव वैल्यू क्या हो गई, बड़ी हो गई। बड़ी नेगेटिव वैल्यू, बड़ी नेगेटिव वैल्यू कहने का मतलब क्या, ग्रेट फोर्स से चीजें क्या हो रही है बताओ, अटैच नहीं हो गया। ग्रेट नेगेटिव एनर्जी है, क्या मतलब हो गया, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन टाइटली क्या हो गया, ठीक तो न्यूक्लियस टाइट हो गया, न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं टाइटली हेल्ड रखा, ठीक तो ऐसा बताओ। अब न्यूक्लियस से टाइटली इलेक्ट्रॉन खिंच गया, एनर्जी ऐसे खिंच गया, क्यों खिंच गया भाई, प्रोटॉन ज्यादा हो गया ना, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को क्या करे, अपनी ओर खींचा, रेडियस क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, कम हो जाएगा रेडियस, इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग को हल्का सा चीजें को समझ करके अगर हम याद करें तो याद क्या होगा, मान लो कि अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो गया, क्या होगा भाई बताओ, इसमें हाइड्रोजन लाइक एटम में इलेक्ट्रॉन कितना है, एक ही तो है, हाइड्रोजन में भी इलेक्ट्रॉन कितना है, बट अंतर क्या हो गया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम में, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई, इसका प्रोटॉन 2 है, उसमें प्रोटॉन कितना था बताओ, 1 था, तो प्रोटॉन ज्यादा है तो न्यूक्लियस क्या कर रहा है, खींच रहा है, तो क्या होगा भाई, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो रहा है, तो नेगेटिव एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है, इसलिए जेड स्क्वायर। अंदर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो रेडियस क्या होगी बताओ, कम होगी, रेडियस कम होगी तो जेड से डिवाइड कर दो, जेड स्क्वायर से डिवाइड नहीं करना है, जेड से क्या करना है, डिवाइड करना है। चलिए भाई, अब क्या होगा कि बोहर के मॉडल में ये बात हाइड्रोजन लाइक एटम में लगेगा, कौन कौन बात हो गया, एनर्जी का फॉर्मूला बना लिया, रेडियस का फॉर्मूला। अब हाइड्रोजन लाइक एटम का जो पिक्चर बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, ये न्यूक्लियस बनाएंगे, यहां जेडी लिखेंगे, और ये हमारा न्यूक्लियस बन गया, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स हो गया हाइड्रोजन लाइक। अब बताओ ये जो इलेक्ट्रॉन्स है और हाइड्रोजन को कैसे बनाएंगे, इसको पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे, एक प्रोटॉन है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या है। अब प्रश्न तुमसे ये पूछेगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा फास्टली घूमेगा, एक मार्क्स का क्वेश्चन देगा कि भाई इसमें से और इसमें से कौन इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन लाइक एटम का इलेक्ट्रॉन जो एक और इलेक्ट्रॉन से और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दोनों में से कौन ज्यादा तेजी से घूमेगा, तो क्या होगा ये वाला बताओ, ये खींचेगा अंदर की ओर और ये भी अंदर की ओर, कौन ज्यादा खींचेगा, ये वाला ज्यादा खींचेगा, तो कौन ज्यादा तेजी से घूमेगा, कौन ज्यादा तेजी से घूमेगा, हाइड्रोजन लाइक एटम वाला ज्यादा तेजी से नहीं घूमेगा भाई, जो जितना ज्यादा खींचेगा, बताओ ये हमारा सन है, किसको ज्यादा खींचेगा, प्लैनेट्स अर्थ को कि जुपिटर को, अर्थ को, अर्थ से भी ज्यादा किसको खींचेगा, मार्स या मरकरी जो पास में, तो जल्दी जल्दी घूमता है, तो हमारा कौन ज्यादा खींच रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच रहा है, नहीं तो दोनों में एक ही इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पर प्रोटॉन ज्यादा है, तो न्यूक्लियर फोर्स क्या है, एक्टिव फोर्स ज्यादा है, यहाँ पर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पर जितना बड़ा पॉजिटिव चार्ज आएगा, मान लो ये हमारा हीलियम का है, हीलियम प्लस है, अगली बात क्या है, लिथियम है, हीलियम प्लस में कितना पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर 2 का पॉजिटिव चार्ज, लिथियम में कितना पॉजिटिव चार्ज है बताओ, 3 का पॉजिटिव चार्ज है, और इसके पहले सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है इसकी वेलोसिटी क्या होगा, हीलियम से भी ज्यादा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस का इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है, उससे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्या है, बेरिलियम, बेरिलियम में कितना चार्ज होगा न्यूक्लियस पर, 4 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया और ये इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ये बेरिलियम का न्यूक्लियस है, तो बेरिलियम एटम और बेरिलियम का जो 3 पॉजिटिव आयन जो है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए सबसे ज्यादा तेजी से घूमेगा, क्यों, क्योंकि इसके प्रोटॉन की संख्या क्या है। चलो भाई, अब एक बात है, कोई भी न्यूक्लियस हो, एक न्यूक्लियस बना लिया, और इस न्यूक्लियस में, इस न्यूक्लियस के ये वाला सेल, ये न्यूक्लियस है मान लो, और ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, एन की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, जैसे जैसे एन की वैल्यू होगी बड़ी, स्पीड कम होगा कि ज्यादा होगा, स्पीड कम होगा, जितना पास होगा न्यूक्लियस के, जितना पास होगा इलेक्ट्रॉन उतना रैपिडली क्या होगा, घूमेगा, कुछ अगर क्यों घूमेगा, तो उस पास वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, उसको आप कहां से, प्लेनेटरी मोशन ऑफ, हमारा जो प्लेनेटरी मोशन है सन के चारों तरफ जो हमारे प्लैनेट्स घूमते हैं उससे कंपेयर कर सकते हो, और इसके लिए वेलोसिटी का हम एक्सप्रेशन निकाल सकते
नहीं निकाल सकते हैं। चलो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालते हैं। हमारे अर्थ के चारों, सॉरी हमारे इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के चारों तरफ घुमाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, बताओ कोई बच्चा? कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को देखते हैं क्या है। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक न्यूक्लियस बना लेते हैं, मान लो कि कोई भी न्यूक्लियस बना लेते हैं और उसमें एक इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, उसका लिखते हैं। ये न्यूक्लियस बना लिया और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी निकालते। इस इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा? m होगा। घूमने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, mv²/r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के k। बोलोगे बच्चा? जेडी पहला चार्ज, दूसरा चार्ज E, बाय में क्या लिखेंगे? R, R स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यार, R स्क्वायर। कहां दिमाग है तुम लोगों का? काटेगा ये बाबा से, ये बाबा कट गया तो V स्क्वायर किसके बराबर होगा? कोई बच्चा बता दे। K जेडी E, बाय में क्या हो गया? R। तीन होगा और M भी आएगा क्या नीचे? बताओ किसी भी न्यूक्लियस के लिए Z कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट होगा, K कांस्टेंट होगा, मास कांस्टेंट होगा। मास किसका है भाई? मास किसका है? इलेक्ट्रॉन्स का। तो वेलोसिटी क्या हो गया? वेलोसिटी लिखेंगे अंडर रूट क्या? K Z E स्क्वायर, बाय में क्या हो गया? R, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वेलोसिटी क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया क्या? R, अंडर रूट R। अगर R बढ़ेगा तो V क्या होगा बताओ? कम होगा। जैसे जैसे न्यूक्लियस से हमारा इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा वैसे वैसे हमारी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगी बताओ? कम होगी। और न्यूक्लियस के जितना पास में इलेक्ट्रॉन्स होगा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? उतनी ज्यादा होगी। समझ गया सब बच्चा? चलिए हाँ? एक मिनट बच्चा पढ़ो। बोर मॉडल की जितनी बातें थी हम लोगों ने सीख लिया है। एक दो बातचीत और हम करेंगे अभी। जो बच्चे का पिछला स्लाइड छूट गया है वो लिख लीजिए फटाक से। लिमिटेशंस, बोहर मॉडल का लिमिटेशंस, उसको थोड़ा लिख लीजिए। इट इज अकाउंट टू फाइंड द फाइनर डिटेल डबलेट्स that is too closely spaced line of the hydrogen atom spectrum observed by using sophisticated spectroscopic technique। से देखा गया कि हाइड्रोजन के जो ये लाइन स्पेक्ट्रम है उसमें डबलेट जैसा क्लोजली स्पेस लाइन बन रहा है, दो लाइन का स्पेस बन रहा है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरी बात, हाइड्रोजन को छोड़कर किसी और इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास एटम जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है उसके बारे में भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जीमेन और स्टार्क इफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लिखेंगे एग्जाम में वो इस टॉपिक को लिखेंगे। कैनॉट एक्सप्लेन जीमेन्स इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। इट कैनॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू मॉलिक्यूल्स, क्यों बनाता है ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इस थ्योरी को थोड़ा सा लिख लीजिए से बच्चे, थोड़ा सा बच गया है, अभी करता हूं क्लास में। तो बच्चों को ये एनर्जी लेवल दिख रहा है। अभी हमने एनर्जी का क्या फॉर्मूला पढ़ा है? 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 बाई में n स्क्वायर। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद करो, वहां पे एनर्जी की जगह एक और फॉर्मूला लिखो 13.6 बाई में n स्क्वायर। 13.6 बाई में n स्क्वायर। 13.6 बाई में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बाई में z स्क्वायर कब लिखेंगे? जब हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, अगर हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो सिर्फ क्या लिखेंगे? n स्क्वायर। 13.6 बाई में n स्क्वायर हाइड्रोजन के एटम के लिए हम लिख रहे हैं। चलिए भाई, अब इनकी वैल्यू 1 डालेंगे तो कितना है एनर्जी लेवल आएगा? 13.6। हम सिर्फ तुम्हारे दिमाग में ये डालना चाहते हैं कि न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो एनर्जी होती है, एनर्जी लेवल जो है वो बहुत कम एनर्जी का एनर्जी लेवल है।
बहुत कम मैग्नीट्यूड का कौन है बताओ? 13। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड अगर लिखा जाए तो 2.18 इंटू 10 टू दी पावर कितना होगा भाई? -18। निगेटिव साइन को छोड़ दो, अभी निगेटिव साइन तो आपको इंडिकेट करता है कि अट्रैक्टिव फोर्स से क्या है, सिस्टम बाइंड है। ये निगेटिव वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये बहुत छोटी वैल्यू है। 10 की पावर कितनी है बताओ? -18 है। बाई में क्या है बताओ? n²। तो कहा गया ये जूल जो है ना बहुत छोटी जूल है। एनर्जी की दूसरी यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसमें अप्रिशिएबल दिखता है। तो क्या कर दिया? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर क्या कर दिया? -19 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करो तो ये क्या होगा भाई? माइनस का 2.18 इंटू में 10 बाई में कितना होगा? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर कितना होगा भाई? 10 टू दी पावर 3 नहीं होगा, ये n²। समझो इस बात को? 10 की पावर माइनस का 19 है, माइनस का 18 है, तो भाई भाई माइनस के 18 में से 19 अगर ऊपर जाएगा तो प्लस का 10 बच गया, यानी आपका क्या बच गया? 21.8 बाई में क्या हो गया? 1.6 इंटू में क्या लिखेंगे? n²। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी होगी। अगर लाइक से डेसिमल को हटा देते हैं तो 218 को डिवाइड करेंगे कितना से? 16 से, जो आएगा 13.6 के आसपास। 218 है ना, 218 को अगर 16 से डिवाइड करते हो, माइनस तो है यार, माइनस को कौन छुपा लेगा? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो हमेशा निगेटिव होती है, माइनस माइनस है माइनस। हम सिर्फ उस मैग्नीट्यूड को दिखाना चाह रहे हैं। 16 के टेबल में एक बार में जाएगा 16, कितना आएगा? 5, और कितना होगा? 8। 16 के बदले 16 क्या होगा? 48, कितना आएगा? 100। 10 पॉइंट लगाएगा 0, और 16 छक क्या हो गया? 96, 96, 13.6। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी कितनी होगी? कितनी एनर्जी होगी? एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या सीखा? एनर्जी बराबर हाइड्रोजन एटम के लिए क्या लिखा हमने? -13.6 बाई में क्या हो गया? n²। हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए क्या लिखेंगे? नीचे Z² लिख देंगे। चलिए, ये बात तो समझ लिया सब बच्चे। अब हमने तुम्हें क्या बताना चाह रहे हैं, इनकी वैल्यू 1 रखा तो 13.6 आया, इनकी वैल्यू 2 रखो तो क्या आएगा बताओ? 13.6 को कितना से डिवाइड करेगा? 13.6 को डिवाइड करेगा 4 से, तो कितना आएगा? 4 × 12, 4 × 16, यानी -3.8। यानी पहला एनर्जी लेवल अगर यहां है तो दूसरा एनर्जी लेवल और पहले एनर्जी लेवल में काफी ज्यादा गैप है। कितने का गैप है ये याद कर लो सही। 13.6 में से ये वाला घटाएंगे, इसको कितनी एनर्जी देंगे? इसमें प्लस कर देंगे, कितना एनर्जी? माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे, कितनी एनर्जी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसमें प्लस करोगे, इसमें ऐड करने जाओगे तो क्या होगा? 3.4 आएगा। यानी इन दोनों के बीच में पहला एनर्जी लेवल न्यूक्लियस, पहला के बाद जो दूसरा एनर्जी लेवल है, इन दोनों में एनर्जी का डिफरेंस इन दोनों में एनर्जी का डिफरेंस कितनी है? ज्यादा है। कितना ज्यादा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी का। यानी यहां वाला इलेक्ट्रॉन अगर कूदना चाहेगा यहां, तो कितना इलेक्ट्रॉन एनर्जी चाहिए उसको? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। और यहां वाला यहां जाना चाहेगा तो वो 10.8। कहां घर है? क्या बोला मैं? कहां दिमाग है? यही है कि कहीं और चली गई थी? यही है। चलो, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को पहले सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को अगर देंगे, ये कूद के कहां चला जाएगा? सेकंड में चला जाएगा। और सेकंड वाला अगर छोड़ेगा तो कहां घुसेगा? पहले में आ जाएगा, पहले में एंटर कर जाएगा। दूसरी बात, क्या इससे कम और ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले सकता है? भाई ले सकता है, बट इतना ही लेगा कि आप यहां नहीं पहुंच कर यहां पहुंच जाए। अगर तुमको यहां वाले इलेक्ट्रॉन्स को यहां पहुंचाना है तो इन दोनों का एनर्जी गैप ले लो। कितना लेंगे भाई? माइनस का 13.6 में से माइनस कर देंगे, प्लस हो जाएगा कितना? 1.51। घटाएंगे तो 0.9 पॉइंट कितना हो जाएगा? 1 घटेगा, यानी 12 निगेटिव पॉजिटिव एनर्जी। इतनी एनर्जी अगर आप इसमें प्लस कर दें, इतनी एनर्जी क्या कर दें? प्लस कर दें, तो ये इलेक्ट्रॉन उठेगा और कहां चला जाएगा? थर्ड सेल में। सही बच्चों को एक चीज हमें बता दिमाग में डालना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स जब भी यहां से कहीं भी जाएगा, इन दोनों की एनर्जी गैप के इक्विवेलेंट एनर्जी को क्या करेगा? रिसीव करेगा। उससे थोड़ा भी कम नहीं करेगा और थोड़ा भी ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं करेगा कि इतनी एनर्जी लेकर के यहां पर पहुंच जाए, बीच में कोई एनर्जी लेवल नहीं।
दूसरी बात एक और डालना चाह रहे हैं कि पहले का जो एनर्जी लेवल है, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, अगर सबका एनर्जी लेवल आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालोगे तो ये में काफी गैप दिखेगा, दूसरे से तीसरे में फिर थोड़ा सा गैप दिखेगा, चौथे से पांचवें में थोड़ा सा कम गैप दिखेगा, और बाद में देखो अनबाउंडेड अनआयनाइज्ड एटम, मतलब ये वाला रीजन में देखो एनर्जी गैप है ही नहीं, सब क्या कर रहा है, बहुत पास पास में, यानी एनर्जी का डिफरेंस 5 के बाद एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होगा। यानी न्यूक्लियस के पास जो स्थिति कैसी है कि अगर हमारी ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के बहुत पास एक एनर्जी लेवल है, फिर उससे थोड़ा दूर हटके एनर्जी लेवल है, उसके बाद बहुत पास एक और एनर्जी लेवल है, और धीरे धीरे ये एनर्जी लेवल का गैप क्या हो रहा है बताओ, कम हो रहा है, इसलिए कम कम गैप पर बनाया है। सबसे बड़ा गैप किसके बीच में है बताओ, फर्स्ट से सेकंड के बीच। कंसेक्यूटिव दो सेल के बीच में गैप क्या है, सबसे बड़ा गैप किसमें है, इसमें। ठीक है, समझ गया सब बच्चा। चलिए एक और बात, अच्छा ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो हम लोगों ने पढ़ लिया था ना, एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला पढ़ लिया, ये वाला फॉर्मूला पढ़ लिया, 13.6 वाला फॉर्मूला पढ़ लिया, एनर्जी लेवल का ये वाला डायग्राम का मतलब समझ लिया, स्पेक्ट्रल हाइड्रोजन का ये वाला बात बता ही दिया था, पीछे चले जाए। ये बालमर में बता दिया था ना मैं, लेमन बालमर पास्कल ब्रैकेट फ्रीपॉइंट बता दिया था। तो इसमें जो सवाल आएगा ना, न्यूमेरिकल्स आ सकता है इस सवाल में, ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बता दिया था, तो एक सवाल को थोड़ा थोड़ा समझते हैं, इसे बन जाएगा यार, ऐसा कुछ नहीं है, कर लेगा सब बच्चा, आता एग्जाम में थोड़ा कम ही आता है सब। चलो एक छोटा सा अप्रोच सिर्फ बता देता हूं, कहीं आएगा एग्जाम में। चलो एक बच्चा पढ़ेगा, क्या क्वेश्चन है, सब बच्चा पढ़ेगा, क्या कर रहा है भाई कि गीगर मार्सेडन करके एक साइंटिस्ट था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और कहा क्या, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालो टू ए न्यूक्लियस, किसी न्यूक्लियस का डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालो, जिसमें जो अल्फा पार्टिकल्स है ना उसकी एनर्जी इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा का मतलब क्या होता है, 10 की पावर माइनस की प्लस, नहीं पता है हम लोग, 6, 10 की पावर 6। चलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी किसके पास है, अल्फा पार्टिकल्स के पास है, इन अल्फा पार्टिकल्स चलते हुए किस एनर्जी से आई, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से आई, और जाके किसके पास जा रही है, किसी न्यूक्लियस के पास जा रही है। तो क्या होगा, कहानी कैसे चेंज कैसे बनेगी भाई, ये हमारी कोई न्यूक्लियस होगी, इस न्यूक्लियस के पास एक अल्फा पार्टिकल जो हीलियम आयन है, डबल चार्ज हीलियम आयन है, इसके पास कितनी एनर्जी है भाई, ये वाला एनर्जी है, ये जाएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट ऑफ, जैसे इस पर कौन सा चार्ज है बताओ, न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी कौन सा चार्ज है, क्या उसको छू के आएगा, नहीं छू के आएगा, क्या होगा भाई, जैसे इससे पास जाएगा वैसे इससे क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, जनरेट होगा, यहाँ पे हीलियम पार्टिकल्स आ रही है, मान लो कि यहाँ पे आया, थोड़ा देर के लिए रेस्ट किया, मोमेंटरी रेस्ट गया और फिर बाउंस बैक हो गया, कहानी वही कह रहा है, इट कम्स मोमेंटरी टू रेस्ट एंड रिवर्स इट क्या डायरेक्शन, इधर जाने का जो डायरेक्शन था उसको अब क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो बताओ इसके पास ये जो है वो काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv स्क्वायर, नहीं ना, m क्या है, मास ऑफ हीलियम एटम, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ हीलियम एटम, ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7.7 इंटू 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दिया, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना होगा भाई, 7.7 इंटू 10 की पावर, समझ लो सही बच्चे, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, बोलो 19 जूल। क्या हुआ भाई, अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, जूल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल बनाना हो तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से क्या कर दो, बताओ, मल्टीप्लाई, जूल में ये एनर्जी निकल गई। अब इस एनर्जी से हमारी क्या हुई बताओ, यहां पे हमारा हीलियम बड़ी तेजी से इसके पास जा रहा था, अल्फा पार्टिकल इसके पास जा रहा था, इस न्यूक्लियस के पास, परंतु ये अपनी जैसे जैसे पास जाएगा, बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी कि ज्यादा होगी, कम होगी, क्योंकि एक रिपल्सिव फोर्स यहां से जनरेट करेगा। और यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बताओ, जीरो। क्या मतलब है, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। बताओ इस सिस्टम का यहां पर जब आया ये अल्फा पार्टिकल तो कितना पोटेंशियल एनर्जी बना, बता सकता है कोई बच्चा पोटेंशियल एनर्जी? ये लिख दे, ये तो हमें लिखने आता है, तुम लोग को आगे लिखने आता है। पहला चार्ज लिख ले, पहला चार्ज कितना लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स का पॉजिटिव चार्ज लिख लेते हैं, हीलियम का। न्यूक्लियस भी तो कोई होगी जिसके पास जा रहे हैं, उस पर कितना चार्ज होगा भाई, Ze का पॉजिटिव चार्ज ये होगा। और इन दोनों के बीच का कुछ तो डिस्टेंस होगा, कितना डिस्टेंस लिख दें, ये डिस्टेंस तो कुछ तो होगा, ये डिस्टेंस को डी नॉट लिख लेते हैं। डी नॉट का क्या लिखेंगे, क्या लिखना है, पोटेंशियल एनर्जी, स्क्वायर लगा दे क्या, नहीं सर, पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ाता था, क्या लिखते थे, पहला चार्ज लिखते थे, दूसरा चार्ज लिखते थे, बाद में क्या लिखते थे, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। अब ये एनर्जी तुमसे पूछ रहा है क्या कि गीगर जो मार्स रिडन था जो एक्सपेरिमेंट किया, उसमें किस न्यूक्लियस के पास कोई अल्फा पार्टिकल्स गया, मोमेंटरी रेस्ट किया, रिवर्स किया, तो उस न्यूक्लियस का जेड निकालो, व्हाट इज द डिस्टेंस, जेड का हमारा कह रहा है डी निकालने के लिए। तो डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमारा, कि ये हमारा अगर हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो जेड की वैल्यू कितनी होगी, बताओ बच्चा पार्टी, 1 होगा, तो 1 होगा तो हमारा जेड बराबर क्या हो गया, हाइड्रोजन एटम के लिए 1 हो गया। अब क्या होगा, यहां पर अगर गोल्ड एटम देगा तो जेड की वैल्यू जो भी देगा वो लिख देंगे। अब इस वैल्यू को उसके बराबर लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, के 2 ई का स्क्वायर, जेड का जो भी वैल्यू आएगा, बाय में क्या होगा, डी बराबर क्या लिखेंगे, 7.7, 10 की पावर कितना हो गया, 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर कितना होगा, -19। यहां से डी नॉट नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। डी कैसे निकालेंगे भाई, इसको उठा के नीचे कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, के इंटू 2 इंटू ई का स्क्वायर इंटू जेड, बाय में क्या लिखेंगे, 7.7 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 1.9 इंटू 10 की पावर कितना लिखेंगे, -19। ये मीटर में क्या आ जाएगा आपका, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है 1.6। हाँ भाई, ठीक है। जेड की वैल्यू, ई की वैल्यू, ई की वैल्यू तो आपको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर कितना, -19। जेड की वैल्यू 2 और के की वैल्यू कितना होते हैं, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। सबकी वैल्यू डाल देंगे, आंसर क्या आएगा, निकल जाएगा। देखते हैं एनसीईआरटी बुक में क्या किया है, सब बच्चों को समझ में आ गया। बताओ ये क्या लिखा है, कौन सी एनर्जी लिखा है, अरे बताओ यार, ये क्या है, ये क्या है, हीलियम एटम का चार्ज है, ये क्या है बताओ, न्यूक्लियस की चार्ज है, बाय में डी है, डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट, डी की वैल्यू यहां से निकालिए, ठीक है। अब क्या किया भाई, इस डी की वैल्यू निकालने के लिए, और ये किए क्या है बताओ, काइनेटिक एनर्जी है, कितना है, 7.7 इंटू 10 की पावर कितना, 7.7 इंटू 10 की पावर कितना, इन दोनों को जूल में कन्वर्ट किया, 7.7 इंटू 10 की पावर 6 को मल्टीप्लाई कर दिया 1.6, तो जूल में कन्वर्ट हो गया। देखो एनर्जी से डिवाइड किया है, सॉल्व किया है, आंसर आएगा, ठीक है।
तो बच्चा बताएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 17 को 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7.7 को अगर हम 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा भाई? 17 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 102, 10 आ गया। और 17 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 102 और 10 आएगा 100, कितना आएगा? 22। डेसिमल कितने के बाद? यहाँ 10 की पावर वहां पर कितना है? 19 और 6 घट के कितना आएगा? 13। यानी 10 की पावर कितना आएगा? माइनस का 6 चला जाएगा 19 में से, कितना आएगा? माइनस का 13। एक डेसिमल और खिसका देंगे तो कितना आएगा? 12.2 इंटू 10 की पावर क्या आएगा? -12। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। किसका? फास्ट मूविंग, किसका? हीलियम का। इस काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है ना, इस काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर। ठीक है, चलिए। तो इस तरीके के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, छोटे तो नहीं है बट आएंगे, ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आएंगे। एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, डी ब्राई ने एक्सप्लेन किया बोर के सेकंड पोस्टुलेट को। बोर का सेकंड पोस्टुलेट क्या था? कि जो एंगुलर मोमेंटम था ना, एमबीआर बराबर h बटे में n टाइम्स h बटे में 2 पाई, ये बोर का सेकंड मॉडल था, एंगुलर मोमेंटम वाला मॉडल था। इसको डी ब्राई ने क्या किया? एक्सप्लेन किया। डी ब्राई ने क्या किया? सो बताता हूं, एक सभी बच्चे देखो ध्यान से। डी ब्राई ने क्या कहा था कि हमारी जो पार्टिकल्स होती है, इलेक्ट्रॉन जैसी पार्टिकल्स होती है, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। तो मान लो कि हमारे पास ये हमारे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमेगा। तो बोर ने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे घूमेगा सर्कुलर पाथ पे। डी ब्राई ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स के पास वेव कैरेक्टर होगा, वो कुछ ऐसे भी घूमेगा। ठीक है, बोर ने क्या कहा? बोर का ये फेलियर था, उसने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ज्यादा नहीं बताया। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स इस सर्कुलर पाथ पे ऐसे घूमेगा। उसने क्या फॉर्मूला लगा दिया? mv²/r इक्वल टू क्या लगा दिया बताओ? KZE इंटू E बाई में R का स्क्वायर, ये फॉर्मूला फिट कर दिया। सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। डी ब्राई ने कहा ये ऐसा ओबे करेगा, बट ये इस तरीके का भी कैरेक्टर जस्टिफाई करेगा और कहेगा ये जो चीजें हैं ना, एंगुलर मोमेंटम, इसके पास एक अपना वेवलेंथ होगा जिसको मास इनटू वेलोसिटी होगा। सॉरी लैम्डा किसके बराबर होता था? बताओ। h बटे में mv के बराबर होगा। ये डी ब्राई ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, इसका कुछ वेवलेंथ होगा जो h बटे में mv के बराबर होगा, और इससे इस चीज को रिलेट कर दिया ताकि ये बात से हम इस बात को प्रूव कर देंगे। कैसे प्रूव करेंगे सो हम समझेंगे इसी बात को। डी ब्राई फिर से बोलेंगे कि डी ब्राई की बात ये कहेगी कि डी ब्राई ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे नहीं घूमता है, ये ऐसे ऐसे वेव कैरेक्टर से घूमता है। और उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसका वेव कैरेक्टर जो लैम्डा है वो h बटे में क्या होगा? mv के बराबर होगा। फिर क्या कहा बोर ने? क्या कहा भाई? कि बोर ने कहा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे घूमता है, इसके पास क्या होगा भाई? एंगुलर मोमेंटम होगा। तो उसने एक फॉर्मूला दिया एंगुलर मोमेंटम का कि mvr बराबर h बटे में nh बटे में 2 पाई। ठीक है, अब इस बात को, ये दोनों बात एक ही है, इस बात से इसको ले आओ या इस बात से ये ले आओ तो बात सही होगा, ये तो बात क्या है? गलत। तो कहा कि डी ब्राई ने कहा कि इस फॉर्मूले से तुम ये फॉर्मूला ड्राइव कर, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन्स के पास पार्टिकल्स नेचर भी था और हमारे इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या था? वेव नेचर भी। तो ठीक है, वेव नेचर बाद में प्रूव हुआ, तो वेव नेचर से हम पार्टिकल्स नेचर के फॉर्मूले को प्रूव कर देते हैं। अगर पार्टिकल्स नेचर वाले फॉर्मूले वेव मान करके अगर वेव के कैरेक्टर से हम पार्टिकल्स के कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर देते हैं, तो वेव मानना भी क्या है? सही है। चलिए भाई, उसी को डी ब्राई ने एक्सप्लेन किया अपनी थ्योरी में। आ जाते हैं, लास्ट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, खत्म हो जाएगा हमारा ये वाला टॉपिक। लिख लीजिए ये हेडिंग, डी ब्राई एक्सप्लेन ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन। तो बच्चे इस बात पे हेडिंग लगा लो। नीचे ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं, आपके एग्जाम में आएगा कि डी ब्राई के हाइपोथेसिस से आप बोहर के सेकंड मॉडल को एक्सप्लेन करो। तो डी ब्राई का हाइपोथेसिस क्या थी भी?
डे ब्राय ने कहा कि हमारी जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास वेव कैरेक्टर है, H बटे में mv जैसा फॉर्मूला बनेगा भाई। और बोर ने क्या बताया भाई कि mvr जो होगी पार्टिकल्स नेचर में एंगुलर मोमेंटम जो होगा n टाइम होगा H बटे में इसके 2 पाई। अब इसको प्रूव करेंगे कॉन्सेप्ट ये वाला लगा के। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, इस न्यूक्लियस की ये वाली क्या होगी, रेडियस हो गई आर, ये हमारी रेडियस है। तो ये जो सर्कमफ्रेंस है जिसपे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये जो सर्कमफ्रेंस है, ये जो सर्कमफ्रेंस है, ये जो हमारा सर्कमफ्रेंस है, ये जो सर्कमफ्रेंस है जिसको हम लोग 2 पाई आर लिखेंगे, वो n टाइम्स लैम्डा के बराबर होता है। ऐसा देखा गया कि सर्कमफ्रेंस जो ना, अगर ये n की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये 1 लैम्डा के बराबर होगा। ये Rn लिखा गया, ऐसे लिखा गया 2 पाई r यानी सर्कमफ्रेंस बराबर n टाइम्स ऑफ क्या, लैम्डा। अब ये पार्टिकल्स कैरेक्टर को और दोनों को फ्यूज किया गया, इसमें लैम्डा की इस वैल्यू को पुट कर दिया गया। तो लैम्डा कितना माना गया, डी ब्राय की हाइपोथेसिस से H बटे में क्या लिख दिया, mv। यहां पर 2 पाई क्या लिख दिया, Rn। mv को उठा के इधर ले जाएगा, mv Rn बराबर क्या हो गया, n टाइम्स हो गया H बटे में 2 पाई। ये प्रूव होगा, ठीक है। छोटा सा प्रूव है, छोटी सी बात है जिसको हमें जस्टिफाई करना। उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियर बच गया और सेमीकंडक्टर बच गया, ठीक है। अभी हम लोग 1-2 क्लास डुअल नेचर का और इसका जो है ना न्यूमेरिकल क्लास लेंगे, दोनों मिला करके, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियाई एक अलग चीज है और एटम और डुअल नेचर थोड़ा सा मैच कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो दोनों को मैच करके एक क्लास कम से कम 6-7 न्यूमेरिकल, जो कॉमन सा न्यूमेरिकल जो एग्जाम में आता ही आता है, न्यूमेरिकल के सिवा कुछ नहीं आता है कहीं पे, तो उस चीज को हम लोग समझ लेंगे। यही इसका प्रूफ छोटा सा जो वहां पर अपने, दिस इज द क्वांटम कंडीशन proposed by Bohr to angular momentum of electrons। mvr जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो h बटे में 2 पाई के क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल है। उसके नीचे ये स्टेटमेंट लिख दीजिए छोटा सा। केमिस्ट्री पढ़ेंगे अभी हम लोग थोड़ा सा।